हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के मॉक टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग री एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट को, जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से लाइव जुड़ जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप तक वीडियो और ऑडियो क्लियर पहुंच रही है। नई वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट नॉलेजेबल जो वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के और चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएस को। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें कि इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, बेसिकली इसकी बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। चार आपके पास कथन दिए गए हैं: 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान, या फिर कॉरियोलिसिस बल की अनुपस्थिति, या फिर कमजोर निम्न दाब क्षेत्र, या फिर समुद्र तल पर ऊपरी अभिसरण। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता क्या है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अगर हम लोग बात करें तो जो कर्क रेखा और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवात होते हैं उनको हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। और कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को हम लोग आयनवर्ती क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करें, जो चक्रवात होते हैं ये आक्रामक तूफान होते हैं। इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। ये तटीय क्षेत्रों की ओर गतिमान होते हैं। वायु संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुकूल दिशा में होती है। बेसिकली हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनके लिए इनकी जो उत्पत्ति है उनके लिए उत्तरदायी दशाएं कौन कौन सी होती हैं। उनकी अगर हम लोग बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की स्थिति में वायु के उत्थान के कारण निम्न दाब विकसित होता है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हेतु आवश्यक माना जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कोरियोलिसिस बल की अनुपस्थिति नहीं, कोरियोलिसिस बल की उपस्थिति में यह उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हमारा दूसरा कथन है वो गलत हो जाता है, पहला आपका सही हो जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कोरियोलिसिस बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप होने के कारण ही चक्राकार परिसंचरण तंत्र का उद्भव होता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से लेकर 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियोलिसिस बल के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्राय अभाव देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें तीसरा, यहाँ पर कमजोर निम्न दाब क्षेत्र, यानी कि जो वायु की ऊर्ध्वाधर गति उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए आवश्यक होती है ताकि वायु के उत्थान निरंतर रूप से होता रहे। यदि वायु की तीव्र अवतलन होता है तो उस स्थिति में प्रति चक्रवाती दशाओं का विकास होता है और चक्रवात का समापन होने लगता है। इसलिए कमजोर निम्न दाब क्षेत्र आवश्यक होता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर समुद्री तल पर ऊपरी अभिसरण, या फिर अभिसरण नहीं होता है यहाँ पर, वह होता है ऊपरी अपसरण। अपसरण की स्थिति में जो है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। तो इसके आधार पर जो हमारा पहला क्वेश्चंस का सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा यहाँ पर उत्पत्ति यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कथन हो जाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है उसकी अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा निर्मित निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है। नदी के द्वारा निर्मित निक्षेपण स्थलाकृति की बात यहाँ पर की गई है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास: गुम्फित नदी, चाप झील, जलोढ़ पंख और महाखंड। महाखंड की अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो महाखंड को हम लोग गार्ज के नाम से भी जानते हैं, गार्ज के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सबसे पहले जो पृथ्वी पर समता स्थापक बलों में बहते हुए जल का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जब वही जल यानी कि बहता हुआ जल गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग नदी के नाम से जानते हैं। नदी अपने उद्गम स्थल के मुहाने तक अपर्दन और निक्षेपण का कार्य करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अगर हम लोग बात करें, नदी कितने दो प्रकार से, एक निक्षेपण के द्वारा और एक अपर्दन के द्वारा जो है स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अपर्दन के द्वारा, जो स्थलाकृति के द्वारा निर्माण करने वाली स्थलाकृतियां होती हैं वो होती हैं आई और वी आकार की घाटी, महाखंड यानी कि गार्ज और कैनियन।
जलप्रपात या क्षिप्रिका, ये जो है अपर्दन के कारण, अपर्दन के कारण कौन कौन सी बनती है? अपर्दन के कारण जो है आपकी आई और वी, अपर्दन के कारण आई और वी आकार की गॉर्ज, गॉर्ज और कैनियन। इसके अलावा जो आपकी बनती है जलप्रपात, जलप्रपात या हम लोग जैसे क्षिप्रिका के नाम से भी जानते हैं, क्षिप्रिका। ठीक है, ये जो बनती है वो अपर्दन के कारण बनती है। तो इसमें क्या क्वेश्चंस के अनुसार अगर हम लोग बात करें निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है को फाइंड आउट करना है, तो वो है आपकी महाखंड या फिर गार्ड जैसे कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर वही दूसरी ओर जो हमारा निक्षेपण से स्थल, जो निक्षेपण से निर्मित होती हैं स्थलाकृतियां, उनकी अगर हम लोग बात करें तो गुम्फित नदी, गुम्फित नदी के साथ साथ आपकी चाप झील, चाप झील के साथ साथ जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख के अलावा आपकी जो प्राकृतिक तटबंध है, डेल्टा और संप्राय मैदान होते हैं, ये जो है आपके, ये जो है आपके निक्षेपण से प्राप्त होते हैं, निक्षेपण से ये स्थलाकृतियां बनती हैं। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है उसकी अगर हम लोग बात करें, वायुमंडल के निम्नलिखित संस्तरों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल और आयन मंडल, इनको अगर हम लोग ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पहली पोजीशन पर रहेगा, वही समताप मंडल दूसरी, उसके बाद जो आएगा आपका बहिर्मंडल, मध्य मंडल सॉरी, उसके बाद आएगा आपका आयन मंडल, आयन मंडल के बाद आएगा आपका पांचवा बहिर्मंडल। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो वायुमंडल, वह कारक है जो पृथ्वी के तापमान को जीवों के निवास योग्य बनाती है। इसमें मनुष्यों तथा जंतुओं के जीवन हेतु आवश्यक सभी गैसें उपलब्ध होती हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्षोभ मंडल के बारे में, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर के बारे में अगर हम लोग बात करें, यह पृथ्वी के संपर्क वाली वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। समताप मंडल की अगर हम लोग बात करें तो समताप मंडल यानी कि क्षोभ सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक अवस्थित पेटी को हम लोग समताप मंडल के नाम से जानते हैं। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह इसमें जो है ओजोन परत पाई जाती है, किसमें? समताप मंडल में। समताप मंडल के बाद अगर हम लोग बात करें मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर के बात करें तो समताप सीमा से लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक, जहां तक की ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता हुआ भी प्राप्त हमें होता है। यहाँ पर टूटते तारे दिखाई पड़ते हैं जबकि उल्का पिंड होते हैं। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को हम लोग मध्य सीमा के नाम से भी जानते हैं। आयन मंडल की अगर हम लोग बात करें यानी कि आयनोस्फीयर की बात करें तो आयन मंडल के ऊपर लगभग, मध्य मंडल के ऊपर लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई में पाए जाने वाले मंडल को हम लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करें एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल की बात करें तो आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर बहिर्मंडल कहलाता है। ठीक है, इसके आधार पर जो हमारा सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, उसके बाद जो आएगा समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसके आधार पर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा उसकी अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है उसकी अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? हमबोल्ट या फिर अगुलहास या फिर बेंगुला या फिर फॉकलैंड। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रशांत महासागर से संबंधित जलधारा के बारे में, उससे पहले अगर हम लोग समझते हैं महासागरीय जलधाराएं होती क्या है। अगर हम लोग बात करें, महासागरों में जल का क्षैतिज प्रवाह है जो निश्चित मार्ग एवं दिशा में नियमित रूप से प्रवाहित होता रहता है। यह धाराएं महासागरों में गुरुत्वाकर्षण, जल और वायु के घनत्व के कारण उत्पन्न होती हैं। ये महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में तथा मानव समुदाय हेतु अनेक रूप से उपयोगी होती हैं। तटीय क्षेत्रों के जलवायु निर्धारण में इनकी विशेष भूमिका होती है। महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी महासागरीय जलधाराओं की अगर हम लोग बात करें तो महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी ठंडी जलधारा और दूसरी होती है आपकी गर्म जलधारा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली जो जलधाराएं होती हैं उन्हें हम लोग गर्म जलधारा के नाम से जानते हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत प्रदेशों की ओर प्रवाहित होने वाली जो जलधाराएं होती हैं उन्हें हम लोग ठंडी जलधाराओं के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रशांत महासागर से संबंधित जलधाराओं के नाम के बारे में, यानी प्रशांत महासागर से संबंधित जलधाराओं के बारे में, तो वो है आपकी उत्तरी विषुवतीय जलधारा, क्यूरेस्किया की जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा,
कैलिफोर्निया की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, उसके बाद है जो आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। तो ये जो है आपकी प्रशांत महासागर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। अगर हम लोग बात करें अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराओं के बारे में, तो अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, प्रति विषुवत रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, फ्लोरिडा की धारा, ग्रीनलैंड की धारा, कनारी की धारा, लेब्राडोर, ब्राजील, फॉकलैंड की धारा, पछुआ पवन प्रवाह और बेंगलुआ की धारा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में, तो सोमालिया की धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा, मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर धारा, अगुलहास धारा और पश्चिमी पवन प्रवाह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा भी जो है हिंद महासागर के अंतर्गत आने वाली जलधाराएं हैं। तो आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है उसकी अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष स्रोत में सम्मिलित हैं? भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, खनन से प्राप्त चट्टानें और उल्का पिंड। अगर हम लोग बेसिकली बात करें यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष स्रोत में सम्मिलित कौन कौन से हैं, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, यानी कि आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होता है आपका प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत की अगर हम लोग बेसिकली बात करें यहाँ पर, प्रत्यक्ष स्रोत की अगर हम लोग बेसिकली बात करें, प्रत्यक्ष स्रोतों में खनिज क्रियाओं से प्राप्त चट्टानों और ज्वालामुखी उद्गार को सम्मिलित किया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार और खनन से प्राप्त चट्टानें, यानी कि 2 और 3 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में, तो अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत जो है आपका उल्का पिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र तथा भूकंप संबंधी क्रियाएं जो हैं आपकी, ये सारी की सारी आपके अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आती हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है उसकी अगर हम लोग बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों के आधार कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग बेसिकली बात करें खनिज की और भंडार स्थल के बारे में, तो जो आपका लौह अयस्क है, जो आपका लौह अयस्क है, इसकी अगर हम लोग बेसिकली बात करें, लौह अयस्क जो है आपका पेरिनीज, इसका भंडार स्थल माना जाता है। तांबा की अगर हम लोग बात करें, तांबा की सैडबरी, कोयला की बात करें तो डोनेट्स बेसिन और बॉक्साइट की बात करें तो आरकानसास, यह जो है इसके भंडार स्थल के नाम के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग बेसिकली बात करें यहाँ पर अगले प्रश्न के बारे में, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह स्थान जहां से ऊर्जा मुक्त होती है अधिकेंद्र कहलाता है और भूतल पर स्थित वह बिंदु जो अधिकेंद्र के समीप होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? इसकी बात अगर हम लोग बात करें भूकंप के बारे में, भूकंप का सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। वह प्राकृतिक घटना की होती है, किंतु कई बार मानवीय कारणों से भी भूकंप आता है। अगर हम लोग बात करें जैसे कि नाभिकीय विस्फोट, विशाल बांधों का निर्माण, अत्यधिक भूमिगत जल का निष्कर्षण, अत्यधिक गहराई में खनन की क्रियाएं आदि भूकंप के मानवीय कारणों की एक कारण बनती हैं। जबकि अगर हम लोग बेसिकली बात करें यहाँ पर, जो ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं, भ्रंशन की क्रियाएं होती हैं, प्लेट विवर्तनी का ये जो आदि क्रियाएं होती हैं, यह जो है आपकी प्राकृतिक कारणों में शामिल होती हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जो पहला कथन दिया गया है, पृथ्वी के गर्भ में वह स्थान जहां से ऊर्जा निर्मुक्त होती है भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप का फोकस कहलाता है। इसे अवकेंद्र यानी कि हाइपोसेंट्रल भी कहा जाता है। इसके आधार पर जो हमारा पहला कथन है वो गलत हो जाता है। अगर हम लोग वही बात करें, उद्गम केंद्र से मुक्त ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है और पृथ्वी सतह पर यह बिंदु वहां जहां से यह तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र यानी कि इपिसेंटर कहा जाता है। यह उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, अर्थात उद्गम केंद्र के 90 डिग्री पर स्थित होता है। इसके आधार पर हमारा दूसरा कथन भी गलत हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है उसकी अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास दो कथन दिए गए हैं, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। दूसरा दिया गया है, प्रत्येक पूर्णिमा को ग्रह ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? तो अगर हम लोग बेसिकली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, इसकी अगर हम लोग बेसिकली बात करें, समुद्र के स्तर में समय समय पर होने वाली
अल्पकालिक वृद्धि और गिरावट को संयुक्त रूप से ज्वारभाटा के नाम से जाना जाता है। सागरीय जल स्तर में यह वृद्धि नियतकालिक होती है और सूर्य और चंद्रमा के अपकर्षण बल के कारण सागरीय जल के उत्थान को ज्वार तथा नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा के नाम से जाना जाता है। इसके आधार पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दूसरा कथन केवल सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन पहला कथन इसका गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है उसकी अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन से तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है? महासागरीय धाराएं, स्थल एवं जल का असमान वितरण, सनातनी पवनें और अक्षांश। इसकी अगर हम लोग बेसिकली बात करें, तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारणों की अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो वो हैं आपके महासागरीय धाराएं, स्थल एवं जल का असमान वितरण, सनातनी पवनें और अक्षांश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो महासागर में लवणता के संदर्भ में हम लोगों को फाइंड आउट करना है। पहला कथन दिया गया है, गहराई बढ़ने के साथ साथ लवणता में वृद्धि होती है। दूसरा दिया गया है, वाष्पन की दर यानी कि लवणता की मात्रा को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अगर हम लोग बेसिकली बात करें महासागरीय लवणता के संदर्भ में, तो लवणता समुद्र का एक महत्वपूर्ण गुण है जिसमें समुद्र या सागर में घुले हुए लवणों की कुल मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। लवणता के परिकलन के लिए 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसे सामान्यतः प्रति भाग हजार यानी कि पीपीटी में व्यक्त किया जाता है। महासागरों की औसत लवणता 35% पाई जाती है। महासागरों में गहराई के साथ साथ लवणता में परिवर्तन आता है। सामान्यतः महासागरों में गहराई की ओर बढ़ने पर लवणता में वृद्धि होती है। इसके आधार पर हमारा पहला कथन सही हो जाता है। अगर हम लोग बेसिकली बात करें, जो आपकी दूसरा कथन दिया गया है, वाष्पीकरण और लवणता में सीधा संबंध होता है, अर्थात वाष्पीकरण की दर से वृद्धि होने पर लवणता में भी वृद्धि होती है। इसके आधार पर दूसरा कथन हमारा गलत दिया गया है। इसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर किया गया था? जीवी मालवंकर समिति, कृष्ण मेनन समिति, जीएस पाठक समिति या फिर केटी सेठ समिति? अगर हम लोग बात करें सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन के बारे में, तो संसदीय कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु संसदीय समितियों का गठन किया गया है, जो कई प्रकार के कार्यों को संपादन करती है। मोटे तौर पर ये दो प्रकार की होती हैं, स्थायी और अस्थायी समितियां। सार्वजनिक उद्यम या उपक्रम समिति एक स्थायी वित्तीय समिति है और इस समिति को वर्ष 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। सार्वजनिक उद्यम समिति में मूल रूप से 15 सदस्य थे, जिनमें 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा से सदस्य हुआ करते थे। हालांकि वर्ष 1974 में इसकी सदस्यता बढ़ाकर 22 कर दी गई, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसके आधार पर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण मेनन समिति। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सार्वजनिक उद्यम समिति के कार्यों के बारे में, सार्वजनिक उद्यम समिति के कार्यों के बारे में, तो सार्वजनिक क्षेत्र की रिपोर्टों और वित्तीय विवरणों को जांच करना, सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण, महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करना, यह जांच करना कि सार्वजनिक उद्योगों के मामलों को ठोस व्यावसायिक अवधारणा और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार प्रतिबंधित किया जाता है या नहीं। तो यह थे इसके उद्देश्य। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके पास 4 कथन दिए गए हैं राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में। अगर हम लोग बात करें, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देना, धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करना, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा को स्वीकृति देने, या फिर उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प पारित करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग बेसिकली बात करें यहाँ पर राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को जो है संसद का उच्च सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। यह एक स्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है।
इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों में मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो 6 साल का होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर राज्यसभा की शक्तियों के बारे में, तो गैर वित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियां प्राप्त हैं। अगर हम लोग बात करें धन विधेयक के मामले में, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। इसी संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। राज्यसभा को धन विधेयक में केवल संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार है। लोकसभा इन संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 249 के तहत, राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, अर्थात संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने हेतु अधिकार प्रदान कर सकती है। साथ ही अनुच्छेद 312 के अंतर्गत कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित भी कर सकती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आपातकाल की अवधि में यदि 1 माह से अधिक है और उस समय लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक हो जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही चलाया जाता है। राष्ट्रपति के पर महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में भी राज्यसभा अपनी भूमिका निभाती है। राज्यसभा द्वारा आपातकाल की समाप्ति की घोषणा को स्वीकृति नहीं दी जाती है, जबकि लोकसभा आपातकाल के जारी रहने तक अनुमोदन या प्रस्ताव निरस्त कर दे तब राष्ट्रपति आपातकाल की समाप्ति की उद्घोषणा कर सकता है। इसके आधार पर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है और चौथा कथन हमारा सही दिया गया है। इसके आधार पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे जब पास जो प्रश्न है उसकी बात करें, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, 111 या फिर 114। तो धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अगर हम लोग सबसे पहले समझते हैं धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक जो होते हैं संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों की 4 श्रेणियों में से एक होता है। 4 श्रेणियों में से एक होता है, यानी कि जो विधेयक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक धन विधेयक होता है। इसका संबंध वित्तीय विषयों यानी कि करारोपण और लोक व्यय से संबंधित होता है। अगर हम लोग बात करें संविधान का अनुच्छेद 109 जो होता है तो धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का उपबंध करता है। इसके आधार पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धन विधेयक 109 के अंतर्गत विशेष प्रक्रिया का उपबंध करता है। इसके अनुसार विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात इसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा द्वारा 14 दिनों की अवधि में सिफारिश सहित लोकसभा को वापस भेजा जाता है। लोकसभा को उन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होता है। दोनों ही स्थितियों में विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 110 की बात करें तो धन विधेयक को परिभाषित करना है। धन विधेयक को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? तो वो करता है आपका 110। अगर हम लोग बात करें यानी कि 110 के बारे में, इसके अनुसार कोई भी विधेयक धन विधेयक माना जाएगा यदि वह किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भारत सरकार की संचित निधि से धन का विनियोग करता हो तो उसको हम लोग धन विधेयक के अंतर्गत मान लेते हैं। अगर हम लोग बेसिकली बात करें अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, अनुच्छेद 111 की बात करें तो विधेयकों पर सहमति के विषय में उपबंध करता है। विधेयकों पर सहमति के उपबंध में जो है यह उपबंध करता है। और अगर हम लोग बात करें आपका आर्टिकल नंबर 114 के बारे में, तो विनियोग विधेयक का प्रावधान करता है। विनियोग विधेयक का प्रावधान आर्टिकल नंबर 114 के अंतर्गत किया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है उसकी अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं? 4 यहाँ पर आपके पास कर्तव्य दिए गए हैं। सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो अगर हम लोग बेसिकली बात करें यहाँ पर भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के बारे में, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। आरंभ में 10 मूल कर्तव्य थे। वर्ष 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 के सब क्लॉज
ए के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। अगर हम लोग बेसिकली बात करें यहाँ पर जो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको हम लोग साइड में रखते हुए अपने कथन की ओर चलते हैं। तो इसके आधार पर जो हमारा, अगर हम लोग बेसिकली बात करें इसके विकल्प के बारे में, तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा उसकी अगर हम लोग बेसिकली बात करें यहाँ पर सामयिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ए के आधार पर हो जाएगा आपका एक और आपका दो। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक और दो यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न का, अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारे पास प्रश्न है उसकी अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमारे पास तो युग्म जो जो है 4 युग्म दिए गए हैं। अनुच्छेद 129 आपका उपबंध करता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख या न्यायालय होना। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, या फिर अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि, या फिर अनुच्छेद 139 उच्चतम न्यायालय की पुनर्लोकन की शक्ति। उपयुक्त युग्म में से कौन से सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आइए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आर्टिकल नंबर 124, 124 के बारे में, 124 को छोड़ते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले 129 के बारे में। 129 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि जो है हमारा पहला कथन यहाँ पर सही सुमेलित है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 131 की, तो आर्टिकल नंबर 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, ये भी आपका सही सुमेलित है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 136 की, तो आर्टिकल नंबर 136 की बात करें तो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति, जबकि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि का प्रावधान आपका 138 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद ही अगर हम लोग बात करें जो आपका उच्चतम न्यायालय की पुनर्वलोकन की शक्ति की, अगर हम लोग बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो उच्चतम न्यायालय की पुनर्वलोकन की शक्ति आपकी 137 के अंतर्गत वर्णित की गई है। 139 में बात करें तो उच्चतम न्यायालय की कुछ रिट जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है आर्टिकल नंबर 139। तो इसके आधार पर हमारा सही जवाब हो जाएगा एक और दो, यहाँ पर सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित नहीं किया गया? पहला है समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। दूसरा है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, या फिर आय की असमानता को कम करना। तो अगर हम लोग बेसिकली बात करें भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित नहीं किया गया था, इसकी अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो वो है आपकी आय की समानता को कम करना। संविधान के लागू होने से लेकर वर्तमान में अभी तक 106 संशोधन हो चुके हैं। इन संशोधनों में 42वें संविधान संशोधन बहुत भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके प्रभाव इतने व्यापक और महत्वपूर्ण हैं कि इसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। अगर हम लोग बात करें इसके प्रावधानों के बारे में, तो संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। वो शब्द थे आपके समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। अगर हम लोग बात करें नागरिकों के लिए, नए भाग 4th के सब क्लॉज का के अनुच्छेद 51 के का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों का समावेश इसी के अंतर्गत किया गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। ये कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन भी माना जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निर्देशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व और जोड़े गए थे, जिसमें से बच्चों आर्टिकल नंबर 39 जिसमें था बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। उसके बाद था 39 का सब क्लॉज ए, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। उसके बाद आपका 43 का सब क्लॉज ए, ये सारे के सारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। ठीक है, और आपका 48 का ए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका के बारे में हम लोगों को 3 कथन दिए गए हैं। यह विधायिका की किसी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है। बेरोजगारी बाद में न्यायालय के उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना।
गोकलनाथ बाद में उद्देशिका को संशोधन योग्य माना गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? अगर हम लोग बात करें उद्देशिका के बारे में, तो संविधान को आधार प्रदान करने वाले मौलिक मौलिक मूल्यों और दर्शन का उल्लेख भी उद्देशिका में किया गया है। यह उन उद्देश्यों का वर्णन करती है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। साथ ही यह भारत की राज्य व्यवस्था की प्रकृति तथा समस्त शक्ति के स्रोत के विषय में भी बताती है। अगर हम लोग बेसिकली बात करें यहाँ पर उद्देशिका के बारे में, तो उद्देशिका ना तो किसी शक्ति का स्रोत है और ना ही किसी की प्रकार की सीमित शक्ति को सीमित करता है। अर्थात यह विधायिका को किसी भी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है। तो इसके आधार पर हमारा पहला कथन सही हो जाता है। सर्वप्रथम बेरुगरी संघ मामले यानी कि 1960 में यह मुद्दा सामने आया कि उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं। इस पर न्यायालय ने स्वीकार किया कि उद्देशिका निश्चित ही संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। अस्पष्ट शब्दों की आशा को समझने के लिए इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु फिर भी उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। इसके आधार पर हमारा दूसरा कथन सही हो जाता है। अगर हम लोग बात करें केशवानंद भारती मामले 1973 के बाद, न्यायालय में अपनी पूर्व व्याख्या को स्वीकार करते हुए उद्देशिका को संविधान के अभिन्न अंग के रूप में भी स्वीकार किया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले का संबंध उद्देशिका से ना होकर मौलिक अधिकारों और राज्य के निर्देशक तत्वों में सामंजस्य से है। तो इसके आधार पर हमारा तीसरा कथन गलत हो जाता है, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है उसकी अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किन संवैधानिक उपबंधों में संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है? नागरिकता संबंधी उपबंध, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्य विधान परिषद का गठन और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो अगर हम लोग बात करें उपबंधों में संशोधन साधारण बहुमतों से द्वारा किया जाता है, उनकी अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो वह है आपके नागरिकता संबंधी उपबंध और राज्य विधान परिषद का गठन। इन दोनों के अंतर्गत जो है सामान्य यानी कि जो है संवैधानिक उपबंधों में संशोधन जो है साधारण बहुमत से किया जा सकता है, यानी कि 50% बहुमत से। और जो है आपका बाकी के जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन और अगर हम लोग बात करें संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 2/3 बहुमत यानी कि विशेष बहुमत से, ठीक है, इनका किया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास जो प्रश्न है उनकी अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव प्रस्तुत किया था? अशोक मेहता समिति, जेवी के राव समिति, ML सिंघवी समिति या अशोक रामचंद्र समिति। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया था, वो प्रस्तुत किया गया था LM सिंघवी समिति के द्वारा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। आर्टिकल नंबर 21वां संविधान संशोधन, मणिपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। 24वां संविधान संशोधन, संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति प्राप्त की गई थी। या फिर 70वां संविधान संशोधन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य सम्मिलित किए गए थे। या फिर 97वें संविधान संशोधन, संविधान की भाग 9 की खास से जोड़ा गया था। तो इसमें से जो सही सम्मिलित नहीं है उसकी अगर हम लोग बेसिकली बात करें वो है आपका 21वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1967 में पारित किया गया था। इसके द्वारा सिंधवी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया था। वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो है 24वें संविधान संशोधन वर्ष 1971 में किया गया था और इसके द्वारा संसद को यह शक्ति दी गई थी कि अनुच्छेद 13 और 368 के संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सही आंसर की तो वो है आपका 21वां संविधान संशोधन। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। रही बात इसके PDF की, तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।